from Mr. Jasmeet Singh, a personal finance expert with 21 years experience in BFSI corporate and a professional and a social influencer. Here to guide us through the essentials of personal finance with this training session, because personal finance is wisdom and is also a real flex. So friends, myself Jasmeet Singh, and I was working in BFSI from last 21 years. I worked in State Bank of India, HDFC Bank as an associate vice president, and currently I am with the Jamul Goods, taking care of one state. And last 2 years back, I have started my YouTube channel also. So currently I have 5 lakh viewers in my YouTube channel. सब सो रहे हैं इनका इस्तेमाल हो गया, सबने मेडिटेशन कर लिया। मुझे लगता है पंजाबी आ गए हैं तो डांस भी होना चाहिए क्या? तो ये खड़े हो जाओ, फिर डांस करते हैं। सब खड़े हो जाओ प्लीज। ले वन सॉन्ग बापू जी में वेरी गुड। सुनिया लेसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छड़ के। कम ऑन स्टे। मैं तो चेत लिया सी पल्ले अट के। डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार कित्थों लेके देवे कार। ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार कित्थों लेके देवे कार। यस, थैंक यू। जैसा मैंने कहा, फाइनेंस, बैंकिंग, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। और जितने भी विटामिन्स ले लें, विटामिन एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। है या नहीं है? विटामिन एम मतलब मनी। ठीक है, बाकी सब विटामिन की दूर उससे हो सकती है। तो व्हाट डू यू डू विद योर मनी? हम अपने पैसों के साथ क्या करते हैं? ऐश। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। या तो हम सेविंग करते हैं, या तो हम स्पेंड करते हैं, या तो हम इन्वेस्ट करते हैं। अभी कई लोग ट्रेडिंग में आए हैं, कुछ लोगों ने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है कि स्पेंड किया है? हाँ, दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो जहां से आपको कुछ मिलता है, यानी उसका ROI, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, VNB, जिससे आपको कुछ मिले, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। यहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, टाइकून आए, क्या चीज है इससे मैसेज क्या जा रहा है? हाँ, लग्जरी की आदत। किसने बोला? वेरी गुड मैन, गुड आंसर। जोरदार तालियां इनके लिए। मुश्किल वक्त क्या बनाता है? मुश्किल वक्त स्ट्रांग लोगों को बनाता है। स्ट्रांग लोग आसान जिंदगी लाते हैं, आसान जिंदगी कमजोर लोग बनाते हैं, और कमजोर लोग फिर से मुश्किल वक्त लाएंगे। ये उन सभी लोगों के लिए है जिनकी पीछे की जनरेशन ने पुश्तैनी पैसा दे दिया है, और आज के जो करेंट जनरेशन है उसको लग्जरी में स्पेंड कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप देखेंगे कई ऐसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट आज खत्म हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो रहे हैं। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उस कंपनी में काम भी कर चुका हूं, लेकिन एक समय का सबसे रिच पर्सन था वो, उसकी कंपनी खुद की बिक गई। तो अगर आपने उस पैसों को संभाला नहीं, तो पैसे बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और हर चीज पैसे से बनता है। हम यहां आए हैं, पैसे से आए हैं, रास्ते में गाड़ी में आए होंगे, जिसमें भी हमने ट्रैवलिंग की, सबकी कॉस्ट लगी। देयर इज कॉस्ट, कोई पैसा फ्री का नहीं है। तो विटामिन एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लग्जरी में बर्बाद करना, वो उससे ही बड़ा गुनाह है। सर थे जो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, जो सामने बैठे थे, जिनको हार्ट अटैक आया था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था?
उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि मैंने अपने बच्चों को या बेटे को ये बोल दिया कि तुम खुद कमाओ, मैं क्यों इतना टेंशन लूँ। अब अगर हमने पुश्तैनी को बोनस समझा, वेरी गुड, ये हमको समझना है, इससे ये मैसेज आ रहा है कि हमको जो हमारी पीछे के दादा परदादाओं ने अच्छा बना दिया, हमने उसको संभाल के रखा, उसको अपना उतना नहीं माना, किनारे में रख दिया बोनस, लेकिन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या समझाना है ये उन्होंने बताया कि अपने बच्चे को उस पेन से गुजरने दीजिए, उसको खुद कमाने दीजिए। अगर वो नहीं कमाएगा तो पुणे पोर्शे ऐसे जो क्या क्या दुनिया के आप देख रहे हैं ना लग्जरी में, सब खत्म कर देंगे। ये हार्डकोर मनी है और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेविंग, पंजाबी कई लोग सेविंग करते नहीं हैं, दिल्ली वाले भी, दिल्ली दिल वालों की, हम सेविंग्स क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट आज का देखो तो देखो यार, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। कॉमन मैन क्या करता है, अर्निंग करेगा, फिर अपने जो खर्चे हो गए उसके बाद अगर बच गया तो सेविंग करेगा। लेकिन जो रिच मैन होता है ना, वो भले कमाएगा 50,000 ही, लेकिन उसमें से उसने एक निकाल दिया कि मैं पहले 15,000 निकालूंगा बाहर, अब जो बचेगा वो मेरा एक्सपेंस। तो रिच मैन और कॉमन मैन की सोच में यही एक सबसे बड़ा मेजर है कि कॉमन मैन आमदनी करता है, फिर खर्चा करता है, फिर बचाने की सोचता है, और रिच मैन भले आमदनी जो भी हो लेकिन वो एक अपना स्टेगनेंट कर देता है अमाउंट कि मेरे को इतना निकालना ही है, भले मैं इसको दूसरे अकाउंट में रखूंगा लेकिन मुझे इस पैसों को निवेश या बचत करना है। तो बी अ रिच मैन, मैं यही कहूँगा। मुझे आज 22 ईयर्स हो गए, मेरे पास में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिंग की जो हैबिट थी उसने मेरे कॉर्पस को अच्छा बिल्डअप किया। एंड मैंने आज तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मेरे पास क्या है, ना मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। मैं वो शेयर ब्रोकर या वो शेयर ट्रेडिंग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताने के लिए नहीं हूँ, लेकिन यस, चाणक्य नीति बोलती है कि अपना धन किसी को बताना नहीं चाहिए। क्या सीए के बिना चलेगा कहाँ, लेकिन अब क्या होता है, इतने साल हो जाते हैं तो सीए उल्टा पूछने लग जाते हैं, ये भी होता है। अब ये देखिए इन्फ्लेशन, मैं किसी से पूछूंगा, सर आप लास्ट में जो टाई लगाए या क्या होता है इन्फ्लेशन का मतलब, क्या हो रहा है इन्फ्लेशन। और कोई, हाँ स्पेंडिंग, करेक्ट, हाँ महंगाई। अरे वो 4 आना 10 पैसे में, मेरे पिताजी बताते थे कि वो गोलगप्पे आ जाते थे कितने, 10 पैसे में 10, वो चवन्नी अठन्नी कहाँ गई, इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन कैसे मार रही है ये हमको बहुत समझना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा लाइफ इज अ रेस भागो, बट सर ने बताया स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आपको चलना है, तो अपने फाइनेंसेस को भी टेक्नोलॉजी के जैसे ही समझना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा ये है, देखिए डबल मारता है इन्फ्लेशन, दिख रही है सबको स्लाइड, 5% में है लेकिन एक्चुअली 6 to 7% हो चुका है। 5% में आज का जो आप 30,000 रुपये जिन चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं वो 5 साल में 40,000 हो जा रहा है, 15 साल में वो 60,000, 20 ईयर्स में वो 80,000, मतलब वो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा लगभग हो जा रहा है। लेकिन जो आप सेविंग करते हैं, अगर आप जितना लेट करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनेट में वही इक्विवेलेंट रहेगा। मतलब आज जो 1 लाख रुपए सेव कर रहे हैं, 5 साल बाद जब 80,000 रुपये आप सेव करेंगे, 80,000 रुपीज़, तो भले वो 1 लाख की ही वैल्यू होगी लेकिन वो 80,000 ही सेविंग में आएगा। तो इन्फ्लेशन को समझिए, ये एक क्रिकेट मैच की तरह है। लाइफ में 50 ओवर में, जैसे क्रिकेट में 50 ओवर में 300 रन बनाने हैं, तो जिसने अर्ली सेविंग्स, अर्ली इन्वेस्टिंग की हैबिट डाल दी तो उसको रिक्वायर रन रेट उसका कम रहेगा, आखिरी के 10 ओवर में प्रेशर नहीं बनेगा। चूंकि मैं बैंकर हूं, मेरे पास में मेरा डीएसए भी है, बैंकिंग का बिजनेस भी है, मैंने देखा है कि 55, 58, 59 की एज में लोग लोन लेने आते हैं
अब आप सोचिए कहाँ से कौन सा मेडिटेशन काम करेगा भाई। बेचारा तो स्ट्रेस में है, ईएमआई 58 की एज में लोन लेगा बंदा, तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये एक इन्फ्लेशन को मान के चलिए, ये आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में, बच्चों की एजुकेशंस में, आपके सेविंग या आपका जब शरीर काम नहीं करेगा तो उस समय ये इन्फ्लेशन आपको याद आएगा, क्योंकि शरीर हमेशा एक जैसा तो रहेगा नहीं। और लाइफ में दो प्रॉब्लम है, अर्ली टू डाई और लिव टू लॉन्ग। अगर जल्दी चले गए तो भी दिक्कत है, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी। अगर ज़्यादा जी गए तो बागबान जैसे तो नहीं होगा कि आप कोई चेक आ जाएगा आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ का। तो इसीलिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा, खुद का रिटायरमेंट कॉर्पस भी खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। डोंट डिपेंड ऑन योर नेक्स्ट जनरेशन। बहुत माहौल खराब है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 22 ईयर्स हो चुका है, मैंने कई लोगों को देखा हुआ है और समझा हुआ है। तो दुनिया बोल रही है क्या, कौन कौन एफडीज करता है अभी भी? वेरी गुड, करना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कौन कौन गोल्ड लेता है? कौन कौन सिर्फ जमीन ही लेता है, किले जमीन, सिर्फ जमीन, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, बिटकॉइन, वेरी गुड, मिक्स पोर्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैं आगे आऊंगा उसी में। अब इसमें ना एक बहुत बड़ा लूप होल है। हम क्रिप्टो में इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं क्रिप्टो में खुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरा दुबई का भी, मेरा खुद का सिटीजनशिप का है, मैंने लिया हुआ गोल्डन वीज़ा कार्ड। लेकिन वहाँ मैं क्रिप्टो करता हूँ तो वहाँ लीगल है, वहाँ मेरे को अकाउंट जिससे मैं पेमेंट करता हूँ, इनफैक्ट अब फ्लाइट की टिकट भी जो बुकिंग हो रही है वो क्रिप्टो से होती है। लेकिन इंडिया में भी ये सब नहीं है। तो इंडिया में क्या होता है कि क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये सब थोड़ा अभी 30% टीडीएस भी लग जाता है, 30% टैक्स भी लगता है, 1% टीडीएस भी लग जाता है। फिर उसके क्रिप्टो के नोटिस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो इस समय इंडिया में उतना बेनिफिशियल नहीं, इसलिए मैंने क्रिप्टो को दिखाया नहीं। बट इसमें सबसे अच्छा क्या इस समय दिख रहा है? म्यूचुअल फंड्स। एसआईपी किसी ने कराया? सबने कराया, शशि तो। चलिए मैडम, एसआईपी में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ठीक, समझ गया। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? नहीं, वो तो एक एक्सपेंस रेशियो कितना तक जा सकता है? एक्सपेंस रेशियो कितना होता है? और कोई? अच्छा, किसी ने पहली बार सुना है कि एक्सपेंस, किन किन ने पहली बार सुना है एक्सपेंस रेशियो? देखो 60% लोगों ने एक्सपेंस रेशियो पहली बार सुना है। नहीं, डराया नहीं, क्योंकि जसमीत छाबड़ा फाइनेंस फालतू को फॉलो नहीं करना है, इसीलिए फॉलो करना है ताकि पता है। नहीं, जसमीत छाबड़ा फाइनेंस को फॉलो इसीलिए करना है क्योंकि जसमीत छाबड़ा फाइनेंस आपको बताएगा कि एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो आपको जो यूनिट प्राइस जो देते हैं, मतलब आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 1,000 यूनिट दे दी 10 रुपये के भाव से, यूनिट प्राइस हो गया 10 रुपीज़। लेकिन एक्सपेंस रेशियो आपके यूनिट प्राइस में से माइनस करती जाती है, ये पता नहीं रहता। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी होते हैं। अब एक्टिव फंड और पैसिव फंड, ये किसी ने सुना है? क्या होता है? क्या होता है? नहीं, तो क्या होता है ईएफटी? मतलब होता क्या है, डिफरेंस क्या है? ठीक, करेक्ट, 90% करेक्ट है। एक्चुअली पैसिव फंड्स क्या होता है कि जब आपका फंड इन्वेस्ट होता है, मान लीजिए आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक ऑटोमोटिव फंड को ले लिया। अब इस फंड में वो पैसिव फंड निकला। अब जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कंपनी है वो सब में पैसे आपके डिवाइड हो गए। अब किसी में 2%, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 3, ये पैसिव में हो गया। एक्टिव फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर कभी भी इसको निकाल सकता है, दूसरे जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है, दूसरी कंपनीज में। सपोज कैनेटिक है, कैनेटिक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है और कैनेटिक में 5% फंड मैनेजर ने
आपके पोर्टफोलियो में डाला हुआ है। अब काइनेटिक का परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है तो एक्टिव फंड में फंड मैनेजर उसको 0.1% करके बाहर कर सकता है उस फंड को। ठीक है, तो ये हुआ एक्टिव फंड और पैसिव फंड। एक्सपेंस रेशियो 3% तक जाता है। अब ये कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? आपको ब्राउशर्स देंगे या वो फोलियो देंगे या वो 1 पेजर दे देंगे, उससे आपको नहीं समझ कुछ नहीं है। आजकल आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं उस फंड के बारे से, आप उसमें सीधा बोलेंगे एक्सपेंस रेशियो तो आपको एक्सपेंस रेशियो सामने आ जाएगा। बहुत ईजी है, लेकिन हम जानना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कई लोग को देखा है कि सब्जी बाजार में 20 रुपए धनिया एक्स्ट्रा के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन अपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट में 20-20 हजार रुपए चार्जेस के लिए कुछ बात ही नहीं करता कोई। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये एक, क्योंकि हार्डकोर मनी हम सब विटामिन एम के लिए काम कर रहे हैं। भाई मैं भी 25 साल से, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग अर्निंग के लिए आए हैं। अर्निंग करेंगे तो हम अपने दूसरे चीजें पूरा कर पाएंगे। तो लेकिन हमारी हार्डकोर मनी चार्जेस में चला जाए तो वो सही नहीं है। तो हियर मी एंड माय टीम विल गाइड यू, आपको इसके बारे से बताएंगे। यस, आगे। अब व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए भाई? देखिए, डिफाइन फाइनेंशियल गोल्स। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हमारी लाइफ में पर्पस क्लियर नहीं होगा, हमें क्यों करना है सेविंग्स भाई? अगर मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे किड्स छोटे हैं, एक बेटा मेरा क्लास 3rd में है, बेटी क्लास 10th में है, मुझे हाई फंड्स चाहिए, तो ये मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन है, मुझे एक अच्छा राइट कॉर्पस चाहिए, इतना अमाउंट सॉर्ट ऑफ चाहिए। भाई मैं ओवरऑल अगर मेरे 2 बच्चे हैं और उनकी दोनों की शादी करनी है, तो मेरे पास एटलीस्ट एक मिडिल क्लास वाली सोच भी रखता हूँ। तो आज के सिनेरियो से और आने वाले 15 साल के टेन्योर तक देखें तो मिनिमम 4 to 5 करोड़, मतलब एकदम मीडियम वाली बात, 5 करोड़ पे चाहिए। तो 5 करोड़ क्या मैं एक साथ ला सकता हूँ? लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स लेके हो सकता है कि मैंने फंड को 1.5 करोड़ पे इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ ही निकाला, लेकिन वो बन गया 3.54 करोड़। तो मैं समहाउ मेट कर सकता हूं अपने कॉर्पस को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने पर्पस को। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स, आप यहां से ट्रेनिंग से जाएं तो अपना फाइनेंशियल गोल जरूर करिएगा। क्योंकि देखिए, हेल्थ एंड वेल्थ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ जरूरी है तो वेल्थ भी बहुत जरूरी है। आज आप अपनी लाइफ के पर्पस, क्यों इन्वेस्टमेंट और क्या सेविंग्स कर रहे हैं, वो आप जरूर देखें। कौन से पोर्टफोलियो में कर रहे हैं ये भी जरूर देखें। क्रिएट एसेट एलोकेशंस, इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, मॉनिटर, आगे बढ़ा। ठीक है, मेक योर इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू, फाइट इन्फ्लेशन फॉर यू, प्रोवाइड, वही मैंने बताया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। CAGR का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ हाँ, क्या बोले आप हाजी? कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न और कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रिटर्न। एवरेज चक्रविधि ब्याज का ब्याज, ठीक है, तो उसका एवरेज होता है। जैसे हम लोग इंटरेस्ट की आदत रहती है ना कि तो ब्याज का ब्याज, चक्रविधि ब्याज, तो कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रिटर्न CAGR का फुल फॉर्म होता है। तो वो आपकी इन्फ्लेशन को बीट करेगा। प्रोवाइड इनकम व्हेन यू नीड इट, हमेशा पैसे से पैसा बने। आप जितने भी बिल गेट्स हों या जिनकी भी देखेंगे, इन्होंने देखिएगा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे पैदा करी है, अपने ही फंड्स को प्रॉपर पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएट की, तो उससे ही उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पैदा होने लगा, पैसिव इनकम बनने लगी। एक समय ऐसा आया कि पैसिव इनकम जनरेट होने लगी, खुद उस लेवल पे काम नहीं करना पड़ा, लेकिन मनी वर्क्स फॉर यू। ठीक है, बी एक्सेसिबल एंड यूजेबल इन पार्ट, ग्रो इन वैल्यू एंड एप्रिशिएट ओवर टाइम, बी रियलाइजेबल एट फेयर वैल्यू एंड लो कॉस्ट। यस, आगे। ये किसने बोला था? एसेट डाइवर्सिफिकेशन, यहां से किसी ने, मैडम ने बोला था, आपने बोला था मैडम, वेरी गुड। ये थाली है, और ये ना इंडियंस एक बहुत बड़ी गलती कर जा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो थोड़े सिटीजनशिप वाले हैं वो बोलते हैं मैं सिर्फ इसी में डालूंगा, FD करूंगा। अब पूरी थाली में अगर सिर्फ राइस ही होगा तो क्या पेट भरेगा उससे? अब सिर्फ FD। कुछ ऐसे हैं कि ये जो छोले रखे हुए हैं बोलते ये रियल एस्टेट है, मैं पूरे छोले ही खाऊंगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? आपकी थाली प्रॉपर डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, इट्स वेरी, आपकी एज अकॉर्डिंगली आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा वेरी कर सकता है,
लेकिन आपकी ये थाली, ये ध्यान रखिएगा, इस थाली को, ये आपका एसेट एलोकेशन है, आपको इसमें एसआईपी भी रखना है। नो डाउट सीएजीआर बहुत अच्छा है, इक्विटी फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन वो क्या रिटर्न दे रहा है? लॉन्ग 1979 से 2025 में 16% का सीएजीआर है, लेकिन एक साल का क्या है, 2 साल का क्या है? माइनस में ना, फ्लक्चुएशन है, हमेशा ऐसे ही नहीं बढ़ेगा इक्विटी मार्केट, उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो देन गो इन इक्विटीज, बट अगर आपका गोल सिर्फ 2 इयर्स, 1 ईयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स का है तो नेवर गो इन इक्विटीज। कुछ लोग एसआईपी करते भी, मैं एक काम करूं, मेरे पास पैसे आए 5-5 हज़ार रुपये निकालेंगे, 2 साल बाद निकाल लूंगा, नहीं बढ़ेगा पैसा, माइनस में भी हो सकता है। तो आपको अपनी गोल आइडेंटिफाई करना है, एक होती है इमीडिएट नीड, एक होती है शॉर्ट टर्म नीड, और एक होती है लॉन्ग टर्म नीड। इमीडिएट नीड में आपके पास में एकदम लिक्विड पैसा होना चाहिए, जो आप बैंक सेविंग अकाउंट एफडी में करा सकते हैं। शॉर्ट टर्म नीड मतलब 5 इयर्स की आपके पास में टेन्योर है, तो 5 इयर्स में आप इक्विटी एक्सपोजर में जा सकते हैं। कुछ फंड में जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, हाँ, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या अंतर होता है, किसी ने सुने? हाँ, क्या होता है मैडम? करेक्ट, लॉकिंग पीरियड होता है। अब इसमें भी एक और गलती कर रहे हैं इंडियंस, समझिएगा, ये आप ही लोग का पैसा है, देखिए इसको समझिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी जरूरत 5 साल में है, उनको पैसे अभी जरूरत नहीं चाहिए, उनको 5-6 ईयर्स का वेटिंग है, लेकिन वो ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। फंड मैनेजर आपके फंड्स को एग्रेसिवली डाइवर्सिफाइड करता है, इससे फंड के रिटर्न्स अच्छे आते हैं। और वहीं जिनको पैसे 5 साल बाद निकालने, उन्होंने ओपन एंडेड फंड्स में डाल दिया क्योंकि लॉकिंग नहीं है। अब जैसे ही इन्वेस्टर आया, 1 ईयर तक उसने फंड देखा, जैसे ही उसमें 15-20% का एप्रिसिएशन आया, फंड का साइज था 500 करोड़, बन गए 750 करोड़, लोगों ने विड्रॉल मानना चालू कर दिया। लेकिन जो बेचारा 5 साल के लिए सोच के किया था, वो सोच रहा है, ग्रो में देख रहा है, ऐप में देख रहा है, क्या हुआ उसका हाल? उसका फंड मॉडरेट में चला गया। अब फंड मैनेजर क्या हो गया? एग्रेशन की जगह मॉडरेट में हो गया, क्योंकि 750 करोड़ का फंड एकदम से 250 करोड़ में आ गया, 250 करोड़ में वो रिस्क नहीं ले पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो इसीलिए यू हैव टू जज कि आपकी नीड क्या है, इंस्टेंट नीड है, शॉर्ट टर्म नीड है, लॉन्ग टर्म नीड है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। एसआईपी जरूर देखिए, एक्सपेंस रेशियो को जरूर चेक करिए, एक्टिव और पैसिव फंड्स की डेफिनेशन को समझिए। बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब गिरता है तो बहुत दर्द होता है, तो उस समय एक्टिव फंड्स काम आते हैं। ठीक है, अब देखिए, वेल्थ क्रिएशन तो कर ली, लेकिन आज भी भारत में 18% लोग ही कवर हैं प्रॉपर। एक और सबसे बड़ी समस्या, सब जानते हैं इंश्योरेंस चाहिए। अभी हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड के बाद से लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति थोड़ा सा रुझान बढ़ा, लेकिन वो भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, कोविड के अलावा कैंसर प्रोटेक्शन, ये प्लान सुने आपने कभी? कितनों ने लिया है? नहीं लिया ना, उसको बहुत जरूरी है। 2022 में मेरे फादर को ऑल ऑफ सडन कोलोन कैंसर हुआ और अर्ली स्टेज ही था। मैं टाटा मेमोरियल गया, टाटा मेमोरियल में मैं 40 डेज रहा, कोलोन कैंसर ठीक हो गया, पैसे जो लगने थे वो लगे। मैंने भी कोई कैंसर प्लान नहीं लिया था, लेकिन वहाँ मैंने 2 चीज़ देखी कि एक के पास में जिसका कैंसर स्टेज 4-5 हो चुका था, पैसे बहुत थे उसके पास में, लेकिन उसका कोई हल नहीं था, डॉक्टर जवाब दे दिए थे। और कुछ लोग थे जो एकदम अर्ली स्टेज में थे, 5-6 लाख 10 लाख के खर्चे में ट्रीटमेंट हो सकता था, क्योर हो सकता था, लेकिन पैसे नहीं थे। 3-3 महीने तक वो NGOs के पास में जा रहे थे, सर्टिफिकेट लेके, स्टेट गवर्नमेंट का लेके, लेकिन बहुत लोग, मैंने बहुत बुरी हालत में देखा। और मैंने 2 साल के बच्चे से लेके हर लेवल तक में कैंसर देखा उस समय। मैंने 40 डेज मेरी लाइफ में बहुत, जैसे शहरी पाजे की जो स्टोरी है, मेरी एक स्टोरी बहुत दर्दनाक है यानी। कैंसर प्रोटेक्शन प्लान मात्र 3-4,000, 5,000, 6,000 में आ जाता है, और ये बहुत
ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हर घर में दस्तक दे चुका है। 50 तो 50 साल से पहले 18 टू 50 ईयर्स तक के लोग जो भी हैं अपना एक कैंसर प्रोटेक्शन प्लान लें, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी आपको। आप हिना खान की बात कर रहे हैं या कोई भी, अभी आप सोनाली बेंद्रे को भी हुआ और भी कितने लोगों को हो रहा है, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जो किसी के हाथ में नहीं। तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है ना बहुत हाई है, कमर टूट जाती है आपकी। अब देखो उसने पूरी वेल्थ क्रिएशन कर ली, फंड बढ़ा लिया, 5 करोड़ रुपया का कॉर्पस भी बना लिया, लेकिन ऑल ऑफ सडन 3.5 करोड़ पे निकल गया बाहर, क्योंकि उसने वेल्थ प्रोटेक्शन नहीं किया, कोई टर्म प्लान नहीं लिया। हम सब कैलकुलेटिव हो जाते हैं उसमें भी, टर्म प्लान लेने जाते हैं, अरे 1 लाख रुपए का 50,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है यार, ये तो वापस मिलेगा नहीं, इसमें क्या वापस आएगा, इसमें ROI क्या आएगा, हम उसमें भी कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है सुकन्या, सुकन्या लिया आपने, किसी ने चाइल्ड प्लान, वेरी गुड। क्या बेनिफिट होता है मैडम उसमें, क्या बेनिफिट होता है? 7.1% में आ गया, वेरी गुड। और क्या बेनिफिट होता है मैडम? इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी, पेरेंट्स के साथ अनसर्टेनिटी होगी तो क्या होगा? जो आपने अमाउंट पे किया है यू विल गेट विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान बहुत ज़रूरी है जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान आप किसी भी कंपनी का लीजिए, लेकिन चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान में 2 फीचर्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक होता है वेवर ऑफ प्रीमियम, इन केस अगर अनसर्टेनिटी होती है तो प्रीमियम की लायबिलिटीज़, मतलब अगर बच्चा अगर 3 साल का है, पेरेंट्स ने सोचा कि मैं इसके लिए सेविंग करूंगा 15 ईयर्स तक और इसके 18 ईयर्स 20 ईयर्स उधर काम आएगा पैसा, अगर कुछ हो जाता है तो प्रीमियम की लायबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर में आ जाती है। प्लस ये जो मैंने इसमें बोला ना पारिवारिक आय लाभ, यानी फैमिली इनकम बेनिफिट। फैमिली इनकम बेनिफिट यानी अगर किसी ने 1 लाख का अगर साल का सेविंग कर रहा है चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान में, 11 लाख का उसमें कवर मिलता है, उसका 2% कितना हो गया 22,000 पर मंथ पूरे टेन्योर तक मिलेगा। मतलब 11 लाख का कवर तो अगर डेथ हुई तो 11 लाख तो मिल जाएगा, प्लस प्रीमियम वेवर भी हो जाएंगे, प्लस 22,000 पर मंथ एज अ फैमिली इनकम बेनिफिट मिलेगा। तो जिनके बच्चे छोटे हैं IRR चेक करिए, आजकल इंश्योरेंस कंपनी, अभी FDs में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर? FD में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 7 है या कम हो गया अभी? हाँ, जिसने बोला, किसने बोला 6 पॉइंट? हाँ, वो जो स्मॉल पेमेंट बैंक्स हैं, जो क्या लगता है ये कैसे चलेगा? FD के 96 में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थे? अंकल जानते होंगे 96 में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था FDs में? नहीं 96 में FD NSE किसान विकास पत्र के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थे? 12.5 नहीं, 16%। 16% है कैसी? 5 साल में FD डबल हो जाती थी और उसमें TDS नहीं लगता था। तो ये जो एसेट एलोकेशन जब हम बनाएंगे तो उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फंड है सेव होता है उसमें कितना आप TDS में दे रहे हो। अभी गवर्नमेंट ने नया बजट क्या बनाया है इस इनकम टैक्स स्लैब, पता है किसी को? 12 लाख पे 0% टैक्स, 12 लाख पे 0% टैक्स, यही है ना, बहुत चला बजट में 12 लाख पे 0% टैक्स। लेकिन अगर आपने बैंक में FD करी है, आपने म्यूचुअल फंड में SIP करी है, आपने शेयर्स लिए हैं, आपने RD करी है, अभी के नियम के हिसाब से PPF EPF भी अगर आपका चल रहा है और इसका इंटरेस्ट, और आपकी इनकम है मान लीजिए 12 लाख रुपए,
और इसका इंटरेस्ट जैसे ही आपके अकाउंट में क्यूमुलेटिव होगा, भले आपके अकाउंट में नहीं आ रही है एफडी का इंटरेस्ट, वो एफडी आपने भले 3-4 साल की कराई होगी, उसका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा आपका इधर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका टैक्स स्लैब क्या हो जाएगा? अगर 12 लाख से ऊपर इनकम होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये और है उसमें, 75,000, मतलब 12,75,000 से ऊपर अगर आपकी इनकम हो गई, एफडी का इंटरेस्ट अगर आपने इधर ले लिया, क्रिप्टो का भी ले लिया, तो सब आपको टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो यहां पे हमको ये समझना जरूरी है कि हम जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी वाइसली करें, ठीक है। एचयूएफ के बारे से कितने लोग जानते हैं? एचयूएफ, हाँ नहीं, क्या होता है उसका, आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? किसी ने लिया? एक आदमी के 2 पैन कार्ड हो सकते हैं, पता है? मैं हूं, जैसे मैं सैलरीड हूं, मैं 30% के स्लैब में हूं, लेकिन मेरे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी है। तो जितने भी सिख, बुद्धिस्ट, जैन, इनको ये फायदा, हिंदू, ये सबको फायदा है एचयूएफ का पेन बना के। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या आप कोई सेविंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, तो आपको एचयूएफ के पेन से करना है, एचयूएफ के अकाउंट से करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जैसे मेरी इनकम है जो भी XYZ 12 लाख से ऊपर इनकम मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब मेरी दूसरी इनकम आ रही है 10 लाख रुपीस की, तो वो 10 लाख कहां चला गया? एचयूएफ के पेन में। तो मुझे कितना टैक्स देना है? एचयूएफ की थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट है, लेकिन वो टैक्स यहां जितना लग रहा था 30%, वो टैक्स स्लैब से मैं बच जाऊंगा। तो जितने भी जो भी हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, एचयूएफ का पैन कार्ड तो बना ही लेना चाहिए। और अगर रेंटल इनकम या अदर सोर्सेज कोई इनकम है, उसको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, ठीक है। दिस इज माय कार्ड। अब जो मेरी जो सर्विसेज हैं, करेक्टिव मेजर्स इन करेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेविंग्स। जनरली ये देखा गया है कि कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो घर में पार्टनर को भी पता नहीं रहता है, वो या खुद भी नहीं पता रहता है, आता है किसी ने करवाया है, वो बग्गा जी आए थे, उन्होंने करवाया है, और वो सीधा पोस्ट से अगर इंश्योरेंस का कोई डॉक्यूमेंट आया है या कुछ भी डॉक्यूमेंट आया है, वो सीधा पैकेट भी नहीं खुला रहता उसका, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसे ही आपकी कई इन्वेस्टमेंट्स, या बैंक में गए, लोन सीसी लिमिट के लिए गए, लोन के अगेंस्ट में उन्होंने कोई आपको इंश्योरेंस या कोई दूसरी चीज़ दे दी है, उस फंड का क्या हो रहा है, तो आपको ये गाइडेंस, करेक्टिव मेजर्स वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। मेरी खुद की कंपनी का ऐप भी है, फिन पायलट बूमिंग बुल्स करके हमारी पार्टनर कंपनी है मेरी, और दुबई बेस्ड है, और हम लोग 8 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल फंड्स भी हम लोग इन्वेस्ट करवाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे फंड्स के बारे से भी जानकारी मिलती रहेगी। जैसे भी फ्रैंकलिन का NFO भी परसों क्लोज हुआ, बहुत अच्छा फंड था, अभी 25 जुलाई को बंद हुआ। इसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटी इन BFSI। BFSI का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योरेंस। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके कोई भी नियर एंड डियर वन हो, पैन इंडिया किसी भी लोकेशन में हम ये सर्विसेज देते हैं, और ये आपके ऊपर में है। चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, आपको हर दिन कोई ना कोई नई जानकारी मिलती रहेगी। अभी गोल्ड कॉइन के लिए एक जानकारी, कल ही एक मेरा वीडियो आया है कि गोल्ड कॉइन अभी मत लीजिए, क्योंकि RBI का एक नया अप्रूवल आ रहा है, उसमें डायरेक्ट BIS के डायरेक्ट टकसाल जो है वही डायरेक्ट अब गोल्ड कॉइन बनाएंगे। तो ऐसे नई नई जानकारियाँ हर थर्ड डे में आपको मिलती रहेंगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। थैंक यू सो मच।